हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डांगी स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको हिंदी साहित्य के क्लास 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो 2024 बोर्ड में आने की पूरी संभावना बन जाती है। तो बने रहिए मेरे साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेखक ने, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने बद्रीनारायण चौधरी की जो पहली झलक देखी उसे अपने शब्दों में व्यक्त करो। शुक्ल जी के हृदय में भारतेंदु मंडल की स्मृति के प्रति उत्कंठा रहती थी। इस कारण एक दिन बालकों की मंडली बनाकर वे चौधरी साहब के मकान के पास जाकर खड़े हुए। जो अपने लेखक है रामचंद्र शुक्ल जी, उनके हृदय में भारतेंदु मंडल की स्मृति के प्रति उत्कंठा रहती थी। इस कारण एक दिन बालकों की मंडली बनाकर वे चौधरी साहब के मकान के पास जाकर खड़े हुए थे। मतलब कि वो जो चौधरी साहब थे बद्रीनारायण चौधरी, उनको देखना चाहते थे, जिस कारण वे चौधरी साहब के मकान के पास जाकर खड़े हो गए। उनका जो ग्रुप था बालकों की मंडली बनाकर वे गए एंड उनको देखने गए थे, जाकर खड़े हुए थे कि ऊपर बरामदे में चौधरी साहब कंधों पर बाल बिखरे एक खंबे में सारा लिए हुए खड़े दिखाई दे गए। तब शुक्ल जी को प्रेमघन जी की यह पहली झलक देखने को मिली। मतलब कि क्या हुआ कि जो अपने शुक्ल जी थे वो बद्रीनारायण चौधरी साहब को देखने गए थे एंड उनके घर के पास जाकर खड़े हो गए। जो नीचे वाला बरामदा था वो तो पूरा खाली था, लेकिन जो ऊपर का जो माला था, ऊपर का जो बरामदा था, वो लताओं से युक्त था। वहाँ पर उन्होंने बद्रीनारायण चौधरी की जो पहली झलक देखी। उनकी हाइट लंबी थी, उनका जो कद था वो लंबा था, उनके बाल बिखरे हुए थे। ये सब कुछ जो था वो रामचंद्र शुक्ल जी ने देखा था। तो यही इस क्वेश्चन में आपको लिखना है और यही जो है इनकी पहली झलक है बद्रीनारायण चौधरी की। दूसरा क्वेश्चन है, लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस तरह बढ़ता चला गया। घर पर शुक्ल जी को पिताजी से रामचरितमानस, रामचंद्रिका और भारतेंदु के नाटक सुनने को मिला करते थे। पिता की जो बदली थी, यानी ट्रांसफ़र जो था वो मिर्ज़ापुर हुआ था, तो वहाँ शुक्ल जी पुस्तकालय से किताब लाकर पढ़ा करते थे। वहीं पर अपने समवयस्क मित्रों के साथ हिंदी में नए पुराने लेखकों की चर्चा करते थे। इस तरह शुक्ल जी की हिंदी साहित्य के और उनके झुकाव बढ़ता गया। यानी कि हिंदी साहित्य के इस क्वेश्चन में ये बताया गया कि हिंदी साहित्य के प्रति लेखक का झुकाव किस तरह बढ़ता चला गया। तो उनके जो लेखक का जो घर था, उनके घर में शुक्ल जी को, लेखक जो थे अपने शुक्ल जी, उनको पिताजी से रामचरितमानस, रामचंद्रिका और भारतेंदु के नाटक सुनने को मिला करते थे। पिता की जो बदली थी वो कहाँ पर हो गई थी, मिर्ज़ापुर में, यानी उनका ट्रांसफ़र जो था वो मिर्ज़ापुर में हो गया था, जिस कारण शुक्ल जी पुस्तकालय से किताब लाकर पढ़ा करते थे। पुस्तकालय वहाँ पर था उनके घर के पास, तो वहाँ पे जाकर वो पुस्तकालय से किताब लाते एंड पढ़ते। वहीं पर अपने समवयस्क मित्रों के साथ हिंदी के नए पुराने लेखनों की चर्चा करते थे। यानी समवयस्क मित्र यानी अपने उम्र के मित्र, अपने उम्र के जो मित्र थे उनकी इन्होंने एक मंडली बनाई हुई थी जिसके साथ वे चर्चा करते रहते हिंदी साहित्य पर और जो हिंदी के पुराने लेख हैं उनके ऊपर। इस तरह शुक्ल जी का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव बढ़ता गया। समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में कौन कौन लेखक थे। इनका जो अपने उम्र के जो लोग थे, मित्र थे जो अपने कवि के, उनमें कौन कौन शामिल लोग थे उनका नाम बताना है यहाँ पर। तो सबसे पहले थे श्रीयुत काशी प्रसाद जायसवाल, बा भगवान दास जी हालना, पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे, पंडित बद्रीनारायण गौड़, पंडित उमाशंकर द्विवेदी। निसंदेह शब्द को लेखक ने किस प्रसंग का जिक्र किया है। निसंदेह शब्द को लेकर लेखक ने किन प्रसंग का जिक्र किया है। शुक्ल जी के समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में प्राय बातचीत करते समय निसंदेह इत्यादि शब्द का अत्यधिक प्रयोग किया करते थे। मतलब कि जब वो लाइब्रेरी में पढ़ते थे ना,
तो शुक्ल जी के अपने उम्र के जो उनकी जो मित्र मंडली थी उनमें हिंदी प्रेमी थे सब। तो उन मित्र मंडली में प्राय जो बातचीत करते थे वो हिंदी में किया करते थे, और वहाँ के जो लोग थे वो उर्दू बोला करते थे। और जो शुक्ल जी की जो मित्र मंडली थी वो निसंदेह इत्यादि सबका अत्यधिक प्रयोग करते थे। वहाँ पर उर्दू भाषी लोगों को उनकी वह बोली कुछ अनोखी लगती थी। मतलब कि अगर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आती है और आप किसी दूसरे राज्य में जाकर या किसी दूसरे स्थान पर जाकर कुछ बोल रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, और वहाँ की जो लैंग्वेज है वो अलग है, तो उनको समझने में थोड़ी कठिनाई होती है, उनको अलग सी लगती है। अगर हम भारत में अगर आपको हिंदी आती है और कोई आपके सामने उर्दू बोले तो आपको भाषा अलग ही लगेगी ना। इस वजह से वहाँ पर उर्दू भाषी लोगों को उनकी वह बोली कुछ अनोखी लगती थी। इसी कारण उन्होंने शुक्ल जी की मंडली वालों का नाम निसंदेह लोग रख दिया था। नागरी के बारे में उपाध्याय जी के क्या विचार थे? वे नागरी को भाषा मानते थे। नागरी एक भाषा है तथा उनके अनुसार नागर अपभ्रंश से जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई है वही नागरी है। अर्थात जो अपने उपाध्याय जी थे उनके अनुसार नागर अपभ्रंश से जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई है उसे क्या कहते हैं? नागरी। छठा क्वेश्चन है, चौधरी साहब ने मिर्ज़ापुर का क्या अर्थ बताया? जो मिर्ज़ापुर है जहाँ पर शुक्ल जी की ट्रांसफ़र हो गया था, शुक्ल जी का बदली हो गई थी, वहाँ पर मिर्ज़ापुर का क्या अर्थ बताया? तो वैसे तो ऐसे लिखा जाता है मिर्ज़ापुर, लेकिन वे लिखते थे मिर्ज़ापुर लिखते थे, जिनमें मीर का अर्थ होता है समुद्र, जा का अर्थ होता है उत्पन्न, पुर का अर्थ होता है स्थान। समुद्र से उत्पन्न लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मीपुर। तो जो मिर्ज़ापुर का क्या अर्थ क्या बताया गया है इसमें? लक्ष्मीपुर। ये वाला जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। प्रेमगंध की छाया स्मृति में व्यक्त चौधरी साहब के गुणों पर विशद प्रकाश डालिए। चौधरी साहब अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व या दैनिक घटनाओं को लेकर सभी से बातचीत चर्चा का विषय बने रहते थे। चौधरी साहब अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व तथा दैनिक घटनाओं को लेकर सभी के बीच चर्चा का विषय बने रहते थे। मतलब कि वो जो थे वो एक चर्चा का विषय थे लोगों के मन में। लोग आए दिन उनकी चर्चा करते रहते थे, उनके बारे में बात करते। उनका लुभावना व्यक्तित्व सभी को अपनी तरफ आकर्षित करता था। उनका बात करने का ढंग निराला था। हर वाक्य में पहले वे क्यों साहब कहते थे। कंधों पर बिखरे लंबे बाल उनके व्यक्तित्व को गरिमा प्रदान करते थे। उनके कंधे पर बिखरे जो बाल थे उनके व्यक्तित्व को गरिमा प्रदान करते थे। उनके घर पर मनाए जाने वाले त्योहारों की घटा वह एवं चौधरी साहब की तबीयतदारी देखने लायक होती थी। मतलब कि हर कोई त्यौहार जैसे होली दिवाली सब उनके घर पे मनाई जाती थी। रईसी नखरे उनके व्यवहार में दिखाई देते। मतलब वो एक रईस इंसान थे, अमीर दिखते थे। वे प्रत्येक कार्य नौकरों से करवाते थे। कोई भी वस्तु नष्ट भले ही हो जाए, कोई भी वस्तु यानी कि नष्ट भले ही हो जाए, लेकिन वे अपने हाथों से तकलीफ नहीं उठाते थे, क्योंकि वे रईस थे और वो सोचते थे कि कौन उठाएगा, छोटी सी चीज़ है। इस कारण वे इग्नोर मारते थे एन चीज़ को, एंड अगर वो टूट भी रही है कुछ तो भी उसको नहीं उठाते थे। वो सारा काम जो थे नौकरों से ही करवाते थे, नौकरों पर डिपेंड थे वो। नागरी लिपि को भाषा मानकर, नागरी एक लिपि है लेकिन वो उनको भाषा मानकर पूरा सम्मान देते थे। साहित्यकारों का भी पूर्ण सम्मान करते थे। लेखक ने अपने पिताजी की किन किन विशेषताओं को उल्लेख किया है? लेखक जो है अपने रामचंद्र शुक्ल जी, उन्होंने अपने पिताजी की किन किन विशेषताओं को उजागर किया है उनके बारे में बताना है। तो पिताजी फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे और पुरानी हिंदी कविताओं को बड़े प्रेमी थे। पिताजी तो उनके जो पिता थे, फादर थे, वो फारसी भाषा के अच्छे कवि थे, फारसी भाषा के अच्छे मतलब कि ज्ञाता थे, एंड पुरानी हिंदी कविताओं को बड़े पुरानी हिंदी जो कविताएं थी, पुरानी कविताएं उनके क्या थे, बड़े प्रेमी थे, यानी कि वो उनको पढ़ना पसंद था। फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों से उक्तियों से
साथ मिलाने से बड़ा आनंद आता था। यानी जो फारसी कविताएं जो थी उनको हिंदी में ट्रांसफ़र करना उनको अच्छा लगता था। वो हिंदी में ट्रांसफ़र करके उनको पढ़ते थे, उनको सुनाते थे। वे रात को घर के सब लोगों को एकत्र करके प्राय रामचरितमानस और रामचंद्रिका बड़े चित्ताकर्षक ढंग से पढ़ा करते थे। यानी रात को क्या करते थे, पूरी फैमिली को इकट्ठा करके रामचरितमानस, रामचंद्रिका और भारतेंदु के नाटक को पढ़ाते थे। उन्हें भारतेंदु जी के नाटक बहुत प्रिय थे। उन्हें भी वे कभी कभी सुनाया करते थे। वे घर में आने वाले पुस्तकों को छिपा कर रख देते थे। उन्हें डर था कि कहीं बालक शुक्ल का चित्त पढ़ाई में न हट जाए। यानी कि जो पुस्तकें होती थी कविता वाली, और तो वो अपने शुक्ल जी थे, वो भी साहित्य में रुचि रखते थे, जिस कारण वो भी उनको पढ़ते थे। और जो उनके पिता थे वो ये सोच रहे थे कि अगर ये इन सबको पढ़ने लग गए अपने लेखक, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे एंड फिर उसी को पढ़ने लगे, जिस कारण तो उनकी विद्यालय की जो पढ़ाई है वो सब भूल जाएगी। कहीं बालक शुक्ल का चित्त पढ़ाई से न हट जाए, मतलब कि उनका जो अटेंशन है वो पढ़ाई से न हट जाए, जिस कारण वे उन सबको छुपा देते थे। मैंने देखा एक बूंद कविता में, बूंद किसका प्रतीक है, तो बूंद है जीवन की नश्वरता का। देवसेना का गीत कविता में विहाग शब्द का क्या अर्थ है, अर्धरात्रि में गाया जाने वाला गीत। देवसेना के गीत में जो विहाग शब्द का अर्थ क्या बताया गया है, इसमें अर्धरात्रि में गाया जाने वाला गीत। सरोज स्मृति कविता किस पर केंद्रित है, दिव्यगन पुत्री। अगहन देवश घट्टा निशी बाड़ी, इस पंक्ति में अगहन का प्रचलित नाम है मार्गशीर्ष माह, यानी कि जो मार्गशीर्ष महीना होता है उसके बारे में वर्णन है। कहीं कहीं आवन चबीले मन भावन को पंक्ति में सुजान की विशेषता बताई है। सुजान जो उनकी प्रेमिका थी उनकी क्या विशेषता बताई है कि वह चैल चबीली है। कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी मुदी रहिए दू नयान, पंक्ति में विरहणी नायिका आँख कब बंद कर लेती है। बंद प्रदेश में फूलों को देखकर जो अपनी विरहणी नायिका थी वो अपनी आंखों को बंद कर लेती। पुराने शहर में जीप किराने का आशय है। जीप किराने का आशय क्या है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में धूम में लोग कुल बुलाते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम में लोग क्या करते हैं, कुल बुलाते हैं। विवाह आमूल नवल, पंक्ति में पूर्ण रूप से क्या नया क्यों कहा गया है। विवाह आमूल नवल, पंक्ति में पूर्ण रूप से नया क्यों कहा गया। विवाह जो कवि को क्या लगता है कि नया लगता है, और वह क्यों कहा गया है, क्योंकि विवाह में आत्मीय सज्जन नहीं थे, क्योंकि विवाह में जो लोग नहीं थे, किसी को आमंत्रण नहीं किया गया था, विवाह में गीत नहीं गाए गए थे। विवाह में न तो किसी प्रकार का गीत गाया गया था, ना लोग थे, किसी को आमंत्रण भी नहीं किया गया था, कोई भीड़ नहीं थी, एकदम शांत प्रक्रिया से विवाह किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। वह लता वही की जहाँ कली तू खिली, पंक्ति के द्वारा किस प्रसंग को उद्घाटित किया है। सरोज के बचपन में ही उसकी माँ का देहांत हो गया। सरोज जो थी उनकी बेटी थी, उनकी माँ का जो बचपन में देहांत हुआ, तब उसका पालन पोषण उसके नलियाल में ही हुआ। सरोज का पालन पोषण उसके नलियाल में ही हुआ। उपयुक्त पंक्ति में सरोज के ननियाल को भूमि बताया गया। सरोज का नलियाल है उसको भूमि बताया गया, उसकी माता को लता बताया गया, और वहाँ पर पली हुई एवं नव यौवन को प्राप्त सरोज को कली बताया। जो सरोज है उसको कली बताया गया है, माता को लता बताया और ननियाल को भूमि बताया। इससे सरोज का ननियाल में पलकर बड़ी होने का प्रसंग उद्घाटित किया गया है। इससे सरोज का ननिहाल में पलकर बड़ी होना, यानी सरोज ननियाल में पालन पोषण करके पलकर जो बड़ी हुई उसका प्रसंग उद्घाटित किया, मतलब उसके बारे में वर्णन किया। लौटा लो यह अपनी थाती मेरा करुणा हा हा खाती, इस पंक्ति के माध्यम से देवसेना ने किन मनोभावों को अभिव्यक्त किया है। देवसेना के हृदय में स्कंदगुप्त के लिए प्रेम सदा बना रहता था। देवसेना के हृदय में स्कंदगुप्त के लिए प्रेम सदा बना रहा। वह इस
प्रेम की थाती समझकर संजाए हुए थी। वह इस प्रेम को थाती समझकर सजोए हुए थी। देवसेना इस धरोहर को लौटाना चाहती थी। देवसेना इस धरोहर को लौटाना चाहती थी क्योंकि वह कहती थी कि मेरा हृदय अब इसे संभाल नहीं पा रहा है और करुणा भी थक चुकी है और मैंने अपने मन की लाज भी गवा दी है। उसे करुणा एवं वियोग व्यथा की सफल अभिव्यक्ति हुई है। 19वां क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है 2026 में आने के इसके चांस बन जाते हैं। दीपक की सार्थकता कब बढ़ेगी? यह दीप अकेला कविता के आधार पर बताना है। उन पंक्तियों में दीपक समाज में समष्टि असंबद्ध व्यक्ति का प्रतीक है और पंक्ति की प्रतीक है। अतः कवि यह कहना चाहता है कि इस दीप अर्थात व्यक्ति को पंक्ति अर्थात समाज को सौंप दो, यानी कि जो व्यक्ति अकेला खड़ा है उसको समाज को सौंप दो। इसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ देना पर मनुष्य यानी दीपक जीवन को सार्थकता बढ़ेगी, अर्थात दीपक की सार्थकता पंक्ति बंद होने पर ही बढ़ेगी। यानी कि अगर कोई दीप अकेला है तो वह कम रोशनी फैलाएगा, लेकिन उसे अगर दीपों की पंक्ति में जोड़ दे, दीपों की जो लाइन बनी हुई है उसके अंदर जोड़ दे, तब वह ज़्यादा रोशनी देगा। उसी प्रकार एक मनुष्य जो योग्यवान है और उसे समाज में जोड़ दे तो वह बाकी लोगों को भी योग्यवान बना देगा, और अगर वह कम योग्यवान है तो वो और भी अधिक योग्यवान बन सकता है। इसी प्रकार योग्यवान व्यक्ति ही समाज को आगे बढ़ाएगा और इससे देश आगे बढ़ेगा। यहाँ पर उन पंक्तियों में दीपक समाज में समष्टि असंबद्ध व्यक्ति का प्रतीक है। मतलब जो दीपक समाज में पंक्तियों में दीपक समाज में समष्टि असंबद्ध व्यक्ति का प्रतीक है और पंक्ति समाज की प्रतीक है। यानी ये जो पंक्ति है वो समाज का प्रतीक है और एक दीपक है वो एक व्यक्ति का प्रतीक है, ये बताया गया। यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट था तो इसको आप देख लीजिएगा। अब धनी देवस विरर राति इस कथन में माध्यम से नागमती के मनोभावों का व्यक्ति अगहन मास यानी मार्गशीर्ष मास में शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। मतलब जो मार्गशीर्ष मास होता है अगहन मास, उसमें शीत ऋतु प्रारंभ हो जाए, जिसमें दिन छोटे और रात बड़ी होती है। शीत ऋतु यानी सर्दी की ऋतु प्रारंभ हो जाती है जैसे अक्टूबर नवंबर तक, जिसमें दिन तो होते हैं छोटे और रातें बड़ी हो जाती है। वीराणी नागमती विरह व्यथा से कारण दुर्बल होती जा रही है। मतलब कि जो वीराणी नागमती है वो विरह व्यथा के कारण, दुख के कारण दुर्बल होती जा रही है। इस कारण वह कहती है कि मेरा शरीर तो सर्दी के दिनों में तरह दुर्बल होता जा रहा है, सर्दी के दिन जो होते हैं दुर्बल होता जा रहा है उनकी तरह, या छोटा हो रहा है, अर्थात मेरा विरह सर्दी की रातों की तरह लंबा होता है। यानी कि जो मेरा दुख है वो सर्दी की रातों की तरह तो लंबा होता जा रहा है और मेरा शरीर जो है वो सर्दी के दिनों की तरह छोटा होता जा रहा है। यह दुख दगत न जाने कंतु इस पंक्ति के माध्यम से नागमती अपने स्वामी में किस बात की उलाहना करती है। नागमती अपने विरह रूपी दुख की बात करती है। वह विरहाग्नि से, मतलब विरह की अग्नि यानी दुख की अग्नि से संतप्त हो रही है। वह जो है वो दुख की अग्नि में जल रही है, परंतु उसका जो प्रियतम उसे अनजान बना हुआ है। लेकिन जो प्रियतम ये जानकर भी अनजान बना हुआ है। नायिका को इसी बात का दुख है और पछतावा है कि उसका प्रियतम उसकी विरह व्यथा की अग्नि को अनदेखा कर रहा है। उसका जो प्रियतम है वो उसकी विरह व्यथा को अनदेखा कर रहा है, इसी का उल्हाना दे रही है। यह दीप अकेला कविता में व्यष्टि एवं समष्टि के संतुलन में आवश्यक माना गया है, क्योंकि अब इसको ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 में आ सकता है, इसको एक बार याद करके जाइएगा आप। व्यष्टि अर्थात एक व्यक्ति, व्यष्टि वय लिखा हुआ है, यानी कि आपको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। व्यष्टि व्यय यानी व्यक्ति, सम यानी समाज। व्यष्टि अर्थात एक व्यक्ति, समष्टि अर्थात समाज में अपना अलग या विशिष्ट महत्व होता है। यानी व्यक्ति और समाज का अलग अलग महत्व होता है, परंतु समाज से जुड़कर रहने से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है।
लेकिन जब व्यक्ति समाज से जुड़कर रहेगा तभी उसके व्यक्तित्व का विकास होगा। समाज की मुख्य धारा से जुड़ने से समाज हित के साथ व्यक्ति हित की दृष्टि से दोनों में संतुलन जरूरी माना गया है। यानी कि व्यक्ति को समाज के साथ जुड़कर ही रहना चाहिए और अपना विकास करना चाहिए। दुख ही जीवन की कथा रही, इस पंक्ति में माध्यम से कवि की मनोदशा व्यक्त कीजिए। कवि निराला की कविता का क्या नाम है, आप कमेंट में बताइए। कवि निराला के जीवन वृत्त में ज्ञात होता है कि पहले उसकी माँ का, फिर उसके यौवन काल में उसकी पत्नी का और फिर विवाहित पुत्री का निधन हुआ। इस तरह निराला ने अपने जीवन में मृत्यु एवं दुख का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ है। यानी कि निराला ने अपने जीवन में मृत्यु और दुख को ही फेस किया है। वे अपने दुखों की कहानी बार बार स्मरण करते रहते हैं। उनके जो दुख की कहानी है वे उनको बार बार याद करते रहते हैं। यही वेदना यानी यही दुखीपन उनकी कविताओं में व्यक्त हुआ है। यह दीप अकेला कविता में दीप की विशेषताओं को विस्तृत रूप से समझाना है। यह कविता व्यक्ति और समाज के संबंधों के महत्व देती है। यह जो कविता है यह दीप अकेला, यह व्यक्ति और समाज के संबंधों को महत्व देती है। कवि कहते हैं कि व्यक्ति वास्तव में शक्तिमान और योग्य तभी बन पाएगा। जो व्यक्ति है वो वास्तव में शक्तिमान और योग्य तभी बन पाएगा जब वह अपनी योग्यता और शक्ति समाज को अर्पित कर देगा। यानी कि वह पूरी तरह से समाज में घुल मिल जाएगा, अर्पित कर देगा। कवि ने नवीन प्रतीकों जैसे कि गोताखोर, मोती, मधुमक्खी, शहद और अंकुर आदि के उदाहरण द्वारा व्यक्ति की विशेषताओं एवं गुणों का बखान किया है। प्रभाव में भाषा शैली, मुक्तचंद का प्रभाव, अलंकारों की घटा कविता को प्रभावशाली बनाती है। कार्नेलिया का गीत कविता का मूल भाव लिखिए। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त की पत्नी कॉर्नेलिया को एक यूनानी है, चंद्रगुप्त मौर्य है, उनकी जो पत्नी है वो यूनानी है। वह भारतीयों की विश्व बंधुत्व की भाषा से प्रभावित होकर अरुण यह मधुमेह देश हमारा नामक गीत गा रही है। भारत देश संसार के प्रत्येक देश का आश्रय स्थल है, जिसमें कहीं स्थान न मिले उनका भी स्वागत करता है। मतलब किसी व्यक्ति को कोई स्थान नहीं मिल पाता है रहने के लिए या अपने जीवन यापन के लिए, उसको भी स्थान दे देता है, दिल खोल कर उनका स्वागत करता है। अतिथि देवो भव की धारणा को निभाने वाले भारतीय दयालु है। यानी कि भारत का एक मुख्य वाक्य है अतिथि देवो भव, यानी कि अपने कोई भी गेस्ट का स्वागत करता है भारतीय लोग। इनमें सबके प्रति करुणा का भाव है। भारत के लोग इतने दयालु है कि इनमें सबके प्रति करुणा का भाव है। भारत की प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक सुंदरता अद्वितीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां। व्यक्ति के समाज में अंतरंगता से राष्ट्र मजबूत होगा। यह दीप अकेला कविता के आधार पर इस कथन की समर्थन में विचार व्यक्त करने हैं। यह दीप अकेला में कवि अज्ञ ने दीपक को मनुष्य के प्रतीक स्वरूप लिया है। जिस प्रकार एक अकेला दीप समर्थ होते हुए उनका प्रकाश दूर तक नहीं फैल सकता, वह दीपक अपने दीपकों की कतारों में रख देने से दीपक जगमगाने लगता है। यही व्यक्ति एवं समाज की अंतरंगता है जिससे राष्ट्र मजबूत होता है। अतः अज्ञ जी कविता के माध्यम से व्यक्ति की सत्ता और सामाजिक सत्ता के जोड़ने पर बल देते हैं। यानी इसमें यह बताया गया है कि कवि अज्ञ ने दीपक के मनुष्य के प्रतीक स्वरूप लिया गया है। मतलब दीपक को मनुष्य के भांति बताया गया है। जिस प्रकार एक अकेला दीप समर्थन होते हुए अपना प्रकाश दूर दूर तक नहीं फैला पाता, मतलब कि अगर कोई एक दीपक है वो जल रहा है तो वो अकेला, वो समर्थ है, फिर भी अपना जो प्रकाश है वो दूर दूर तक नहीं फैला पाता। उसी प्रकार एक मनुष्य समर्थ होते हुए भी अपना जो ज्ञान है वो दूर दूर तक नहीं फैलाना, जब तक कि वह समाज के साथ न घुल मिल जाए। जब योग्यवान व्यक्ति समाज के साथ घुल मिल जाएगा, सब समाज में मिल जाएगा, तब वह अपने गुणों का प्रदर्शन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवसेना का गीत कविता के मूल संवेदना लिखनी है। देवसेना ने स्कंदगुप्त के प्रति प्रेम भावों को रखा है। देवसेना स्कंदगुप्त को प्रेम करती थी, किंतु
स्कंदगुप्त की तरफ से उन्हें प्रणय निवेदन नहीं मिला, लेकिन जो अपनी देवसेना ली उन्होंने स्कंदगुप्त को चाहा, उन्होंने प्रस्ताव रखा प्यार का, लेकिन उन्होंने उसका प्रणय निवेदन नहीं मिला, यानी कि उसने उसका प्यार को ठुकरा दिया। देवसेना ने आश्रय में जीवन पर्यंत सभी दुखों को सहन किया है। देवसेना एक आश्रम में रहती थी और वहाँ पर उन्होंने सभी दुखों को सहन किया है। वो उनके जो सभी दुखों का स्मरण करती थी। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त द्वारा प्रणय निवेदन किए जाने पर भी वह ठुकरा देती है, यानी कि जो स्कंदगुप्त था वो विजया का सपना देखते थे, और लेकिन विजया ने उनका प्रस्ताव था वो ठुकरा दिया, जिस कारण वह लास्ट में एंड मौके पर आकर देवसेना से मिलते हैं, उन्हें वापस प्रस्ताव रखते हैं प्यार का, लेकिन इस बार देवसेना उनके प्यार को ठुकरा देती है और कहती है मैंने अपना पूरा जीवन देश प्रेम में लगा दिया है। अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त पर प्रणय निवेदन किए जाने पर भी वह ठुकरा देती है, क्योंकि उसका जीवन वेदना पूरित था। उसका जीवन तो वो दुख से भरा हुआ था। वह कहते थे कि जीवन के अंतिम क्षणों में भी विदाई के रूप में मुझे वेदना तथा पीड़ा ही मिली है, यानी कि जीवन के अंतिम रूप में भी मुझे दुख, दर्द और पीड़ा ही मिली। 28वां क्वेश्चन है, सरोज स्मृति कविता की मूल संवेदना अपने शब्दों में लिखिए। कवि निराला की मूल संवेदना यह है कि मेरा सारा जीवन दुख में भरा हुआ है, मुझे आज जीवन संघर्षों से जूझना पड़ा, यानी कि जो निराला साहब है उनका जो जीवन है वो सारा जीवन दुखों से भरा हुआ है, मुझे आज जीवन संघर्षों से जूझना पड़ा है। मतलब कि जो अपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं उनको आज जीवन यानी पूरे जीवन भर संघर्षों से जूझना पड़ा है। मेरा संपूर्ण जीवन दुख से डूबा हुआ, मतलब कि उनका जो संपूर्ण जीवन है अपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, और दुख यानी दुखों में डूबा हुआ है। इसलिए मैंने इस कविता में उस दुख का गाथा को गाया है, यानी कि इस कविता में उन्होंने उस दुख गाथा को गाया है जिसे मैंने आज तक कभी किसी के नहीं गाया, यानी कि उनका जो दुख था उनको इस कविता के माध्यम से प्रकट किया है जो आज तक उन्होंने किसी के सामने नहीं कहा है। इन पंक्तियों में निराला ने गहरी वेदना छिपी है जिसे शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा। इस कविता में निराला की गहरी वेदना छुपी है जिसको शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जाता। इसमें यानी कि यह बताया गया है कि पहले तो उनकी बीवी की मृत्यु हो जाती है, फिर यौवन काल में उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, और फिर असामंजस्य अचानक से उनकी जो विवाहित बेटी थी उनका भी मृत्यु हो जाता है। तो उन्होंने है अपने लाइफ में मृत्यु एवं दुख को ही फेस किया है, दुख को ही प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया है, जिस कारण उनके जीवन में बहुत ही पीड़ा है, बहुत ही दुख दर्द है, जिस कारण वो बहुत ही दुखी है, रो रहे हैं। इसको देखते हुए ही उन्होंने यह कविता लिखी है जिसमें उन्होंने अपने दुख को प्रकट किया है, और ये जो दुख है वो किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने इस कविता के माध्यम से प्रकट किया है। अपना जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, मैंने देखा एक बूंद। कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखो। प्रस्तुत कविता में कवि ने एक बूंद के माध्यम से जीवन मूल्य को, सत्यता को व्यक्त किया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने एक बूंद के माध्यम से जीवन मूल्य को सत्यता से व्यक्त किया है। कवि ने भारतीय जीवन दर्शन और आत्मा एवं परमात्मा के संबंध को उजागर किया है। समुद्र में बूंदों की तरफ ही मनुष्य के जीवन में अनमोल क्षणों को व्यर्थ ही नष्ट नहीं करना चाहिए। जिस तरह समुद्र की बूंदें अलग होते ही नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह हमारा जीवन भी क्षणभंगुर है। अतः समयानुसार सत्कर्मों से अपना जीवन को सार्थक करना चाहिए। अर्थात जो अपनी जो कविता है मैंने देखा एक बूंद, इसमें क्या कहा गया है, प्रस्तुत कविता में कवि ने एक बूंद के माध्यम से, एक बूंद है जो समुद्र के ऊपर उठती है, से जीवन मृत्यु की सत्यता को व्यक्त किया, यानी जो जीवन और मरण की सत्यता है, उसको व्यक्त किया है। कवि ने भारतीय जीवन दर्शन और आत्मा एवं परमात्मा के संबंध को उजागर किया है। कवि ने भारतीय जीवन दर्शन और आत्मा और परमात्मा को व्यक्त किया है। समुद्र में बूंदों की तरह ही मनुष्य के जीवन में अनमोल क्षणों में व्यर्थ ही नष्ट नहीं किया, यानी जो समुद्र की जो बूंद है वो ऊपर आते ही नीचे गिरते ही नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार का जो मनुष्य का जो समय है वो भी क्षणभंगुर है, वह भी नष्ट हो जाता है।
क्षणों को व्यर्थ में नष्ट नहीं, उनका जो टाइम है उसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जिस तरह समुद्र के बूंद अलग होते ही नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह हमारा जीवन भी क्षण भंगुर है, अतः समयानुसार सदकर्मों के अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। सो ये तो अपना 29वां क्वेश्चन है। तो मैं अभी आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, टोटल अपने 30 क्वेश्चन हो जाए। तो अपना एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत ही मोस्ट है, 2026 के पेपर में आ सकता है। 90% चांस है कि मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन छपेगा इस बार 2026 बोर्ड। सूरदास का चरित्र चित्रण बताना है। सूरदास दृष्टिहीन एवं गरीब था। सूरदास दृष्टिहीन एवं गरीब है। वह भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता है। वह क्या करता है? भीख मांगकर अपना जीवन यापन। सहृदय व्यक्ति है। सूरदास की सहृदयता है कि वह अनाथ बालक मिठुआ का पालन पोषण करता है। आत्मविश्वासी, सूरदास आत्मविश्वासी है। वह फिर से रुपए कमाने और घर बनाने का विश्वास रखने लगा। सहनशील, सूरदास झोपड़ी में आग लग जाने से सूरदास का सब कुछ नष्ट हो जाता है, पर वह सारी हानि धैर्यपूर्वक सह लेता है। भविष्य के प्रति आशावान, सूरदास सब कुछ पुनः ठीक हो जाने की आशा बनाए रखता है। भविष्य के प्रति आशावान है, मतलब कि वो एकदम पॉजिटिव इंसान है। धार्मिक व्यक्ति, सूरदास सत्कर्मों और धार्मिक कर्तव्यों के प्रति सचेत रहता था। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2026 बोर्ड में आ सकता है। इसको एक बार पढ़ कर ही जाइएगा आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।